हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक क्लास लेके आया हूं मैं, और इस क्लास के अंदर काफी क्वेश्चंस हैं और आपको जो क्वेश्चन पहले से आता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी प्रश्नों के आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी तैयारी का पता लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाले निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऐसा है जो उपयोगकर्ता द्वारा सीधे कार्य करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के संचालन और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। पहला ऑप्शन विंडोज 7, दूसरा एडोब फोटोशॉप, तीसरा नोटपैड और चौथा पावर पॉइंट। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो बात की जा रही दोस्तों यहां पे कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाला, क्या दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऐसा है जो उपयोगकर्ता द्वारा सीधे कार्य करने के लिए नहीं, मतलब सीधा उस पर कार्य नहीं कर सकता उपयोगकर्ता, जबकि सिस्टम के संचालन और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें एमएस पावर पॉइंट की, तो इसे यूजर सीधा चला सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नोटपैड भी दोस्तों नहीं होगा और एडोब फोटोशॉप भी दोस्तों नहीं होगा। इसमें सही जवाब होगा दोस्तों विंडोज 7। तो किन किन बच्चों का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि विंडोज 7 किन किन बच्चों ने किया था पहले का आंसर। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा एक बार कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ यानी कि इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तथा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आएगा, क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी बच्चे। तो यहाँ पे दोस्तों होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। तो यहाँ पे लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के तीसरे पर्सन की ओर। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना ये। तो इस क्लास को सभी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी आरएससीआईटी के एग्जाम है, तो हो सकता है कि इस क्लास से उनको काफी सारा बेनिफिट मिले। ठीक है, तीसरा पर्सन दोस्तों सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का सही उदाहरण है। इस डिवाइस का दोस्तों आउटपुट डिवाइस का जो उपयोगकर्ता को हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कौन सी कॉपी दोस्तों, हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो बात करें स्कैनर, ये नहीं करेगा दोस्तों। प्लॉटर दोस्तों यहाँ पे आएगा प्लॉटर, तो ये क्या करता है दोस्तों, हार्ड कॉपी प्रदान करता है प्लॉटर। ठीक है, जबकि स्कैनर क्या है दोस्तों, इनपुट है वैसे भी, है ना, बात की जाए तो इनपुट है। माउस क्या है दोस्तों, ये भी इनपुट है। ठीक है, और बात करें कीबोर्ड की दोस्तों, तो ये भी क्या है दोस्तों, इनपुट है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और प्लॉटर सभी बच्चों ने कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक महत्वपूर्ण सीमा यानी कि लिमिटेशन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण सीमा यानी कि लिमिटेशन को दर्शाता है। तेज गति से कार्य करना, अधिक स्टोरेज क्षमता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या बुद्धि का अभाव। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर नहीं कर सकता या एक इसकी कमी है वो है दोस्तों बुद्धि का अभाव। एक तरीके से बुद्धि का अभाव होता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है आपसे, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों चौथे में डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों के 4 में से 4 एकदम सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है जो कंप्यूटर के मूल कार्यों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है और जो कंप्यूटर के मूल कार्यों को नियंत्रित करता है भाई। विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा होगा भाई, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइएगा भाई पांचवें में क्या आएगा। तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है जो कंप्यूटर के मूल कार्यों को नियंत्रित करता है भाई। यहाँ पे आ रहा है विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फोटोशॉप। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, यह आएगा विंडोज 7। क्या आएगा बच्चों, विंडोज 7 आएगा। तो यहाँ पे आएगा भाई ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पांचवें में क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा, पांचवा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो सभी बच्चों बताएंगे मेरे को एक साथ में कि भाई 5 में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं अब तक की क्लास में। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी आरएससीआईटी के एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं,
इस कथन का सही मूल्यांकन कीजिए। सही है कथन, गलत है, आंशिक रूप से सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पे बात करें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, तो ये कथन एकदम गलत है दोस्तों, बहुत महंगे होते हैं ये, तो यहां पे आएगा गलत। छठे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, गलत। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है भाई। मेन फ्रेम, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, या बात करें दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर, तो कौन सा नहीं आता है भाई। क्या होगा 7वें का सही जवाब। तो बात करें दोस्तों वर्गीकरण में, माइक्रो प्रोसेसर नहीं आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की, और 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर की निम्न श्रेणियों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली एवं तेज गति वाला कंप्यूटर माना जाता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर। बताइए दोस्तों 8वें में क्या सही जवाब होगा, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं दे रहा हूं आपको 5 सेकंड का समय, ठीक है। देखते हैं किन किन बच्चों का जवाब सही आता है 8वें प्रश्न का। तो कंप्यूटर में जो बात करें कि भाई वैज्ञानिक अनुसंधान की और मौसम के पूर्वानुमान की, तो ये जो कार्य करता है दोस्तों वो करता है सुपर कंप्यूटर। आपका कौन सा करता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक है। और ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी होता है वैसे। तो 8वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। अब 9वां प्रश्न यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है, तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रश्न है, देखिए दोस्तों 4 कथन निष्कर्ष भी है, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई कथन क्या है इसके। तो डेजी व्हील प्रकार या डेजी व्हील प्रिंटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि ये अक्षरों को छापने के लिए यांत्रिक इंपैक्ट का उपयोग करता है। दूसरा, ये ग्राफिक प्रिंट करने में सक्षम होता है। और तीसरा ऑप्शन, ये उच्च गुणवत्ता का टेक्स्ट प्रिंट प्रदान करता है। ये उच्च गुणवत्ता का टेक्स्ट प्रिंट प्रदान करता है। तो 9वें में भाई कौन कौन से कथन एकदम सही हैं, जल्दी से बताओ। पहले तीनों कथन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई जल्दी से बता सकते हो आप, अगर आपने बुक से डीजी व्हील प्रिंटर के बारे में कुछ पढ़ा है तो। बात करें दोस्तों यहाँ पे यह अक्षरों को छापने के लिए यांत्रिक इंपैक्ट का उपयोग करता है, एकदम सही बात है। तो ये कथन तो क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। दूसरा, ये ग्राफिक प्रिंट करने में सक्षम होता है, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। बात करें कि ये उच्च गुणवत्ता का टेक्स्ट प्रिंट प्रदान करता है, तो ये क्या है दोस्तों, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं भाई कथन कौन सा सही होगा। यहाँ पे पहला में आ रहा है केवल 1 और 2, नहीं 1 2 नहीं होगा, केवल 1 और 3, ये सही है दोस्तों। पहला और तीसरा दोस्तों यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। टिक लगा लीजिए सभी बच्चे। अब एक पर्सन आपका ऐसे कथन निष्कर्ष पे विचार करने के लिए आपसे बोलता है पेपर के अंदर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके जो पेपर लगेगा अभी उसके अंदर पूरे 35 प्रश्न आपके दिखेंगे, 35 प्रश्न आपको दिखेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का दोस्तों, 2 नंबर का रहता है, मतलब 35 × 2 बराबर 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और बात करें आगे दोस्तों, समय आपको उसको सॉल्व करने के लिए होगा 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे में आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पेपर आपका लगेगा वो लगेगा OMR पे, ठीक है। मतलब 4 ऐसे गोले मिलेंगे आपको, उनमें से जो सही है उसको आपको फिल करना पड़ता है। और बात करें दोस्तों आपको पास होने के लिए कितने % सही करने होंगे, तो 14% जिनके सही हो जाते हैं, ठीक है। 14% जिनके सही हो जाते हैं वो बच्चे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तथा इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। भाई निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तथा इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। बात करें दोस्तों कैश मेमोरी या रोम। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, और 4 में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों ऐसी मेमोरी से बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती हो आपको, तो वो होगी दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक रैम। कौन सी होगी बच्चों, डायनेमिक रैम होगी। और यहाँ पे 10वीं में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। 10वीं में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा, डायनेमिक रैम। अब मुझे बताइए इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं और कितने प्रश्नों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में एकदम सही दिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर।
11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर में तेज गति से बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी सबसे उपयुक्त होती है। कंप्यूटर में तेज गति से बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी सबसे उपयुक्त होती है भाई। कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, हार्ड डिस्क या रोम। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही होगा भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर कंप्यूटर को तेज गति से बार बार उपयोग होने वाला डेटा चाहिए अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, तो उसे उपयोग करना होगा कैश मेमोरी का। किसका बच्चों, कैश मेमोरी का होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 11वें में ए ऑप्शन इज राइट, कैश मेमोरी। तो यहां तक के प्रश्नों में से आपके कितने पर्सन एकदम एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं किन किन बच्चों के 11 में से 11 पर्सन एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं आज के 12वीं पर्सन की ओर। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐसा इनपुट डिवाइस, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कागज पर लिखे या छपे टेक्स्ट या इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके उसे कंप्यूटर में इनपुट करता है। मतलब कोई भी हार्ड कॉपी में डाटा है, सीधी सी बात है, हार्ड कॉपी में अगर कोई डाटा है, हार्ड कॉपी में, ठीक है, उसको ये क्या करता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में करता है। किसमें दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी में करता है। या बात करें डिजिटल रूप में करता है, किसमें दोस्तों, डिजिटलीकरण करता है। सीधी सी बात ये है दोस्तों। तो कौन सा करता है, ओएमआर करता है, पंच कार्ड रीडर करता है, मैग्नेटिक टेप करेगा या ऑप्टिकल स्कैनर करेगा। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से आप बता सकते हैं अगर आपकी नॉलेज में है तो ये क्वेश्चन। देखते हैं किन किन बच्चों का 12वां प्रश्न एकदम सही होता है भाई। इस क्लास को अगर उन बच्चों के पास अभी तक शेयर नहीं किया जिनके आरएससीआईटी के एग्जाम है, तो अभी कर दीजिएगा, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर। जो स्कैनर होता है ना दोस्तों, वो ये काम करता है कि हार्ड कॉपी डाटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की और बच्चों। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी वोलेटाइल प्रकृति की होती है, अर्थात पावर ऑफ होने पर डेटा नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी भाई जिसमें पावर ऑफ होते ही, बिजली जाते ही डेटा नष्ट हो जाता है। रैम होती है, रोम होती है, पी रोम होती है या ईपी रोम होती है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा आपके हिसाब से इसका सही जवाब। दोस्तों बात करें यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी, मतलब एक तरीके से अस्थायी मेमोरी भी आप बोल सकते हो इसको, अस्थायी मेमोरी, ठीक है, जिसमें स्थायी नहीं रहता डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम, वो होती है दोस्तों रैम। कौन सी होती है दोस्तों, रैम होती है। 13वें में आएगा बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट, रैम होगी भाई, है ना। अब चलेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रिंटर गैर इंपैक्ट तकनीक का उपयोग करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट के लिए लेजर बीम का प्रयोग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही होगा भाई, जल्दी से बताइएगा कि किस प्रकार का प्रिंटर गैर इंपैक्ट तकनीक का उपयोग करता है। किसका दोस्तों, गैर इंपैक्ट तकनीक का उपयोग करता है। बताइए दोस्तों कौन सा करेगा। तो ये करेगा भाई लेजर प्रिंटर। कौन करेगा भाई, लेजर प्रिंटर करेगा। सी ऑप्शन इज राइट, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपका एकदम सही हो गया होगा। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न भी यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा भाई कौन सा सही है। तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ध्यान से पढ़िएगा सवाल एक बार, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। सीपीयू की क्षमता, रैम की क्षमता, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता। अब यहाँ पे जो विकल्प आपको सही लगता है इनमें से, वहां पे आपको टिक करना होगा भाई। कौन कौन से विकल्प सही है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, सीपीयू की क्षमता, रैम की क्षमता, हार्ड डिस्क और स्टोरेज की क्षमता। तो ये तीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही नजर आते हैं मुझे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे केवल एक गलत होगा, केवल एक और दो भी गलत होगा। यहाँ पे केवल दो और तीन भी नहीं है। तो यहाँ पे एक, दो और तीन, तीनों सही है भाई। ध्यान रखना दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। 15वें में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इन 15 प्रश्नों में से आपके पूरे 15 प्रश्न एकदम सही हो गए होंगे। तो किन किन बच्चों के हो गए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 16वें प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि डीपीआई। अब डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है भाई, डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है बच्चों, डॉट्स पर इंच होता है। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है भाई डीपीआई के संदर्भ में। पहला है कि ये प्रिंटर की रेजुलेशन को दर्शाता है। दूसरा है ये प्रति इंच प्रिंट के लिए प्रिंट किए गए डॉट्स की संख्या को दर्शाता है। यह प्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित करता है या उपरोक्त सभी।
बताइए दोस्तों, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है? तो बात करें यहाँ पे दोस्तों इन कथनों की, तो ये रिजोल्यूशन को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रति इंच प्रिंट किए गए डॉट्स की संख्या को दर्शाता है, ये भी सही बात है। ये प्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। 16वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न भी आपका एकदम सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। रिसाइकिल बिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है कि डिलीटेड फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। रिस्टोर करने पर फाइल अपने मूल स्थान पर वापस चली जाती है, ये बात भी सही है। एमपीटी करने पर फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है, ये बात भी सही है। भाई साहब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, कथन तीनों कथन यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है, पहला भी, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों सभी सही है। यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। याद रखना आपकी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कथनों के आधार पे होंगे, तो उनको आपको गलत नहीं करके आना, इसलिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों ये क्लास आपके लिए। इसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के भी दिए थोड़े से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? MS DOS, विंडोज 8.1, मैक OS या लिनक्स? बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही होगा। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे इसका जवाब सही देंगे भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग GUI पे आधारित नहीं है भाई? तो वो कौन सा नहीं है? यहाँ पे MS DOS नहीं है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इज राइट। 18वें में क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? तो बात करें दोस्तों यहाँ पे विंडोज XP, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर या फोटोशॉप। 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही होगा भाई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पे फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई साहब। एडोब रीडर भी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर भी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन बात की जा रही है नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है? विंडोज XP नहीं है भाई। तो यहाँ पे आएगा 19वें में ए ऑप्शन इज राइट, विंडोज XP। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर की टास्क बार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें स्टार्ट बटन शामिल होता है, इसमें चल रहे प्रोग्राम के आइकन दिखते हैं, इसमें सिस्टम ट्रे में समय और नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो भाई टास्क बार की बात की जाए तो जैसे मान लो ये मॉनिटर है आपका, और मॉनिटर की जो मुख्य स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। नीचे एक पट्टी नजर आती है आपको ऐसे, इस पट्टी में यहाँ पे स्टार्ट बटन मान लीजिए आप, यहाँ पे सिस्टम ट्रे मान लीजिए जिसके अंदर आइकन्स वगैरह समय दिनांक आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि इसमें स्टार्ट बटन शामिल होता है। इसमें चल रहे प्रोग्राम के आइकन दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। इसमें सिस्टम ट्रे में समय और नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस जगह पे होता है सिस्टम ट्रे, ध्यान रखना इस चीज का, इस जगह पे होता है सिस्टम ट्रे। ओके, उसके अंदर समय और नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, कि भाई सभी मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। ऐसे प्रश्न दोस्तों देखने को मिलते हैं आपकी एग्जाम में, तो उम्मीद करूंगा 20वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि किन किन बच्चों के 20/20 एकदम सही हो चुके हैं भाई साहब। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मल्टीटास्किंग की वास्तविक क्षमता निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले प्रभावित रूप से देखी गई है? मल्टीटास्किंग की वास्तविक क्षमता निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले प्रभावी रूप से देखी गई है? विंडोज 9.98, ये बात करें विंडोज NT, MS DOS या विंडोज XP। 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई जल्दी से बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा वास्तविक क्षमता निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे प्रभावी रूप से देखी गई है? भाई किस में देखी गई है मल्टीटास्किंग की? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, यह आएगा दोस्तों यहाँ पे विंडोज NT। क्या आएगा बच्चों? विंडोज NT आएगा। 21वें में आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की नहीं 22वें प्रश्न की ओर। 21वां हो चुका है भाई, अब 22वां आपकी स्क्रीन के सामने है और उम्मीद करूंगा आप इसका सही जवाब देंगे।
पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस विंडोज संस्करण में प्रारंभिक स्टार्ट बटन अनुपस्थित था। निम्नलिखित में से किस विंडोज संस्करण में प्रारंभिक यानी कि स्टार्ट बटन अनुपस्थित था। विंडोज विस्टा में, विंडोज 11 में, विंडोज 8 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों 22वें का सही जवाब। तो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन अनुपस्थित था वो था दोस्तों विंडोज 8 में। किसमें था बच्चों? विंडोज 8 में, विंडोज 8 में था। 8 ओके। अब चलते दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा 22वां समझ में आ गया होगा आप सभी को। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डीओएस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डीओएस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल। तो दोस्तों यहां पे आएगा सही जवाब ओरेकल। कौन सा नहीं है बच्चों? ओरेकल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। 23वें में कर लीजिए सभी बच्चे, डी ऑप्शन इज राइट। 24वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फोल्डर कहा जाता है, पॉड कहा जाता है, वर्जन कहा जाता है या फाइल ग्रुप कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो चारों में से कौन सा सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए सभी बच्चे। कंप्यूटर में एक नेम लोकेशन जहां फाइलों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फोल्डर, पोर्ड, वर्जन या फाइल ग्रुप। तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों फोल्डर। क्या होगा बच्चों? फोल्डर होगा। उम्मीद करूंगा 24% आप सभी बच्चों ने सही किया होगा और फोल्डर पे ही टिक किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वें प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट का सवाल है यहाँ पे ये भी। तो यहाँ पे पहले आपको स्टेटमेंट देखने होंगे, फिर कौन कौन सा सही है फिर बताने होंगे। तो देखते हैं किन किन बच्चों का सही होगा इस सवाल। तो 25वां है भाई, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। भाई किन कौन से कार्यों के लिए किया जाता है निम्नलिखित में से? एप्लीकेशन को खोलने के लिए, सिस्टम सेटिंग तक पहुंचना, सिस्टम को शट डाउन करना। भाई विंडोज में स्टार्ट बटन जो होता है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किस किस के लिए किया जाता है? तो पहली बात सही एकदम कि भाई आप यहाँ पे एप्लीकेशन खोल सकते हैं, सिस्टम सेटिंग तक पहुंच भी सकते हैं और यहाँ पे सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। मतलब पहला कथन, दूसरा और तीसरा सही है दोस्तों। यहाँ पे तीनों कथन दोस्तों क्या है? सही है। तो देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है केवल एक, नहीं तीनों ही सही है। 1 और 2 ये भी गलत है, ये 2 और 3 ये भी नहीं है, सभी सही है दोस्तों। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। उम्मीद करूंगा ये 2500% आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप मुझे बताइए आप सभी बच्चे कि 25 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके बिना तुक्के लगाए। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं तुक्के से सही हो गए, ऐसा नहीं। जो आपको समझ में आए थे क्वेश्चन और वो आपने सही आंसर दिया था, ऐसे कितने क्वेश्चनों का आपने सही आंसर दिया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मुझे पता लगे किन किन बच्चों की इस क्लास में 20% से ज्यादा % सही हो चुके हैं। तो मुझे बताना किन किन बच्चों के 20% से ज्यादा % इस क्लास में सही हो चुके हैं। देखते हैं कौन कौन ऐसे बच्चे हैं। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCIT के एग्जाम है। और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए और भी, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में आराम से सारे क्वेश्चनों करके आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बाय।